सबसे पहले एमसीक्यूज हमने डिस्कस करने हैं। एमसीक्यूज चैप्टर 6 के आपसे कहा गया था एमसीक्यू नंबर 21 से लेके 60 तक आपने अटेम्प्ट करके लाने हैं। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 21 से लेके 30 तक जी। 24 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। अच्छा, पहले तो मुझे बताइए ये नेशनल इनकम और डिस्पोजेबल इनकम में क्या फर्क है, या लफ्ज इनकम और डिस्पोजेबल इनकम में क्या फर्क है? हाँ, जो टैक्स डिडक्ट होने से पहले इनकम हो उसे हम कहते हैं सिंपल इनकम या नेशनल इनकम, और जो टैक्स डिडक्ट होने के बाद डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स डिडक्ट होने के बाद इनकम उसे कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल का मतलब जो हम खर्च कर सकते हैं। तो अगर मेरी सैलरी फॉर एग्जांपल 1000 है, उसमें से 100 टैक्स डिडक्ट हो जाता है, तो मेरे लिए डिस्पोजेबल इनकम जिसको मैं खर्च कर सकता हूँ वो 900 है, वो 1000 नहीं है। अच्छा, जो 900 है इसके मजीद कितने पार्ट्स होते हैं? 2। या तो मैं इस 900 को खर्च करूंगा या सेव करूंगा। तो डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, यानी जो चीजें मैं कंज्यूमर गुड्स खरीदने में जो पैसे लगा दूंगा वो मेरी कंजम्पशन है, और मैंने जो इसमें से अगर फर्ज कीजिए कि 700 में खर्च कर लेता हूं, 200 बचा लेता हूं, तो मेरी डिस्पोजेबल इनकम 900 और मेरी कंजम्पशन 700, सेविंग कितनी हुई? 200। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहली बात कर रहा है डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, ये ठीक कर रहा है। कंजम्पशन और सेविंग को ऐड करें तो डिस्पोजेबल इनकम बनती। फिर कह रहा है डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू पर्सनल इनकम लेस पर्सनल टैक्सेस। अब मेरी जो 1000 है वो मेरी पर्सनल इनकम है। मेरी 1000 क्या है? पर्सनल इनकम। उसमें से जो टैक्सेस लेस कर दें तो डिस्पोजेबल, ये भी ठीक बात कर रहा है कि डिस्पोजेबल इनकम है पर्सनल इनकम, यानी जो मुझे 1000 मिला माइनस डायरेक्ट टैक्सेस जो मेरे पर्सनल टैक्सेस हैं 100 इज इक्वल टू 900, ये भी डिस्पोजेबल इनकम है। और चूंकि डिस्पोजेबल इनकम के 2 हिस्से होते हैं, यहाँ कंजम्पशन या सेविंग, दोनों को ऐड कर लें ये भी डिस्पोजेबल इनकम बनेगा। थर्ड में क्या कह रहा है? डिस्पोजेबल इनकम इज इधर स्पेंट ऑन कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज आर सेव्ड, कि डिस्पोजेबल इनकम या तो कंज्यूमर गुड्स पे खर्च की जाती है या सेव की जाती है, ये भी ठीक कर रहा है। ये सी बेसिकली पार्ट ए की ही इलेबोरेशन है। तो मतलब तीनों स्टेटमेंट्स उसकी करेक्ट हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। इसमें सबसे अहम लाइन ए है। ए बी सी तीनों करेक्ट हैं, लेकिन सबसे अहम लाइन क्या है? ए। इसको हाईलाइट करें कि हमारी इनकम जो होती है इसके 2 हिस्से होते हैं, कंजम्पशन और एक सेविंग। जी नेक्स्ट 30 तक और कोई क्वेश्चन? 25 में कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम के हवाले से इनको कंसीडर कीजिए। सब्सिडीज ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स, डिवाइड ऑफ विदहोल्डिंग टैक्स। विच ऑफ इंपोज करना, इंपोज किया, टैक्स लेविड। विच ऑफ द अबव रिप्रेजेंट इंजेक्शंस इनटू द सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। कह रहे हैं इनमें से कौन सी है जो कि सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम में इंजेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है? बताइए सब्सिडी क्या होता है जी? सब्सिडी इंजेक्शन है या के विड्रॉल है? इंजेक्शन, ठीक है। इसके बाद इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गेन्स, इंपोर्ट विड्रॉल, एक्सपोर्ट्स इंजेक्शन, टैक्सेस विड्रॉल। इसका मतलब है ए और सी जो है ये हमारे इंजेक्शन है
और बी और डी विड्रॉल है। पूछ क्या रहा है? इंजेक्शन। तो कौन सी होंगी? ए और सी, यानी सी पार्ट होगा 25 का। जी यही समझ आई? हमें विड्रॉल और इंजेक्शन के बारे में पूछ रहा है। क्लियर? और कोई क्वेश्चन 30 तक? 30 Which of the following represents a withdrawal from the circular flow of national income? Rise in consumption, deficit in balance of trade. बैलेंस ऑफ ट्रेड किसको कहते हैं? देखिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ पेमेंट, फिलहाल एक ही चीज समझे, यहां पे लिख लीजिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ही बात समझिए। कंजम्पशन इंक्रीज होगी, क्या ये विड्रॉल है? डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ ट्रेड, डेफिसिट का मतलब क्या है? डेफिसिट का मतलब इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट्स कम है। अगर इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, ये क्या होगा? डेफिसिट, विड्रॉल। और अगर सरप्लस का मतलब क्या है? एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है, इसका मतलब है नेट एक्सपोर्ट है, ये क्या होगा? इंजेक्शन। तो उसने विड्रॉल का पूछा है, करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? बी। जी और कोई क्वेश्चन? 30 तक और कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए 31 से 40 तक। 31, assume that 2017 the nominal gross domestic product of a country is rupees 500 billion and the price index is 200. If the price index was 150 in 2010, what would be the real gross domestic product of the country in 2017 computed in terms of 2010 prices? कहता है 2010 में प्राइस इंडेक्स था 150, इस साल हो गया 200, यानी जो चीज 2010 में 150 रुपए की थी अब कितने की मिल रही है? 200 की। कहता है अगर 2000, अब इस वक्त जीडीपी है 500, इसको बताइए 2010 में कि प्राइसेस के लिहाज से कितना होगी, यानी हमने इसको डिस्काउंट करना है। 2010 में आपने वो स्टैट में पढ़ा होगा इंडेक्स नंबर, उसमें बताया करता था कि अगर एक ईयर में प्राइस लेवल ये है और सेकंड ईयर में प्राइस लेवल ये है, तो हमने उसको डिस्काउंट बेस रेट के ऊपर कैलकुलेशन करनी होती थी। ये वही क्वेश्चन है, ठीक है। 2010 इसका बेस ईयर है, 2010 में प्राइस लेवल कितना था? 150। इस साल कितना है? 200, और इस साल की जीडीपी 500। अब हमने इसे बेस ईयर पे कैलकुलेट करना है, क्या करेंगे? 500 डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इस वक्त 200 है, यानी प्राइसेस बड़ी हैं, प्राइसेस बड़ी है। तो इस वक्त बताइए हमारा जो रियल जीडीपी कैलकुलेट होगी वो ज्यादा होगी या कम होगी? भाई रियल जीडीपी हमेशा नॉमिनल जीडीपी से कम होती है, तो हाँ, इन्फ्लेशन की वजह। बताइए प्राइस लेवल 150 से 200 हुआ, इन्फ्लेशन हुई या डिफ्लेशन? अब आज की अगर जीडीपी है उसे हमने बेस ईयर पे कैलकुलेट करना है, जीडीपी कम होगी ज्यादा होगी? कम होगी। अब बताइए कितने परसेंट प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं? जितने परसेंट हुई है प्राइस इंक्रीज, उतने से उसको हम डिवाइड कर देंगे, या सिंपली 500 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 150। ठीक है, ये कैलकुलेशन समझ आई आपको? भाई जीडीपी डिफ्लेटर का फार्मूला क्या था? इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करे कितना? कैलकुलेट कर भाई नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी कन्वर्ट करने के लिए जीडीपी डिफ्लेटर चाहिए होता है ना। अच्छा ज़बानी कलामी करेंगे कभी कुछ समझ नहीं आएगा, मुंह उठा के ना ऐसे बैठे रहे मुझे देखते रहें और कैलकुलेटर निकालें, कैलकुलेशन करें। थक गए हैं, क्या करते हैं? खुदाई करते हैं जी।
200 डिवाइडेड बाय 150। हाँ जी बिल्कुल 150, ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। दूसरा तरीका जीडीपी डिफ्लेटर कैलकुलेट करके। जीडीपी डिफ्लेटर क्या आएगा? 200 डिवाइडेड बाय 150 जी 1 पॉइंट, इससे 500 को डिवाइड कर दीजिए। रियल जीडीपी ऐसे ही होता है ना, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर। तो नॉमिनल जीडीपी 500 है, डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर आपने कैलकुलेट किया, कितना आंसर आया? 375। सी ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन कैलकुलेशन समझ नहीं है, जहां पे कैलकुलेशन आती है हमारे 12 बज जाते हैं। भाई 31 की कुछ समझ आई? चलिए नेक्स्ट 32। नहीं कंसीडर द फॉलोइंग डाटा फॉर ए कंट्री। कह रहा डाटा ये आपके पास है, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट डिमांड कैलकुलेट करनी है। एग्रीगेट डिमांड का फार्मूला क्या है हमें पता है, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। C कितना है 250, G कितना है 500, C प्लस G, आई नहीं है जीरो कर दें, G प्लस एक्स माइनस एम। एक्सपोर्ट्स दी हुई है उसने भाई, एक्सपोर्ट्स नहीं है इंपोर्ट है। टैक्स और डेप्रिसिएशन का कोई काम ही नहीं है यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड की कैलकुलेशन में। तो C प्लस G 750 माइनस इंपोर्ट 100 650 आएगा। ये तो सिंपल था। ये किन्होंने पूछा था क्वेश्चन? 32। अच्छा भाई, अच्छा मुकर से ये कैलकुलेट करके देखा था आपने पूछने से पहले? कैलकुलेट करके देखा था कि नहीं देखा था? ये हाल बस वैसे ही देखा, जो मुश्किल लगा वो पूछ लिया। जी 31 से 40 तक और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लें। 34। When economists speak of investment, they are speaking of part of GDP used by household for current use। GDP का वो हिस्सा जो हाउसहोल्ड यूज कर, वो तो कंजम्पशन होता है भाई। B, the part of GDP past and present that has been set aside to add to productive capacity, जो कि अलहदा रख दिया गया है ताकि बाद में प्रोडक्शन कैपेसिटी को यूज करने के लिए इस्तेमाल किया है। वो तो सेविंग, जो सेट असाइड है वो तो सेविंग होगी हमारी। C, the part of GDP that the government devotes to the construction of roads, airports and the like, ये तो G होगा हमारा, ये तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो जाएगा ना। नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ जीडीपी यूज्ड बाय बिजनेस, इसको अंडरलाइन करें, टू ऐड टू प्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड बाय हाउसहोल्ड टू ऐड टू देयर स्टॉक ऑफ न्यू हाउसेस। ये इन्वेस्टमेंट होता है जो बिजनेसमैन करते हैं। अच्छा इंटरेस्टिंगली, हाउस होल्ड जो भी एक्सपेंस करेंगे वो कंजम्पशन होता है सिवाय एक के। हाउस होल्ड जो भी खर्चा करेंगे वो कंजम्पशन होता है सिवाय एक, नया घर बनाने के। अगर हाउस होल्ड नया घर बनाते हैं वो कंजम्पशन नहीं कहलाता, वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारी कौन सी हुई? डी। जी बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट से मुराद ये है जो बिजनेसमैन प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए खर्च करते हैं या जो हाउस होल्ड नए घर बनाते हैं। जी 40 तक और कोई क्वेश्चन? जी 40, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी इक्वल जीएनपी माइनस नेट फॉरेन इनकम। ये फॉरेन इनकम पता है आपको क्या होती है? नेट फॉरेन इनकम, नेट प्रॉपर्टी फ्रॉम अब्रॉड। जब जीडीपी में से नेट प्रॉपर्टी फ्रॉम अब्रॉड ऐड करते हैं लेस करते हैं? ऐड करते हैं, तो फिर हम जीएनपी पे जाते हैं। अगर जीएनपी से वो लेस कर देंगे जीडीपी बन जाएगा। तो ये हमारा ए है। नहीं सी क्या है? बी तो नहीं, ऐड तो नहीं होगा ना, क्योंकि रिवर्स जा रहे हैं। अगर स्टेट में है ना जीडीपी से जीएनपी की तरफ जाएं
तो फिर उसको नेट प्रॉपर्टी इनकम को ऐड करते हैं, ये हम रिवर्स जा रहे हैं। तो ए सी क्यों गलत है? जीएनपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो तो फैक्टर कॉस्ट में चला जाएगा, फिर जीएनपी एट मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे। बोथ ए एंड सी गलत, तो उसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? ए ऑप्शन। जी 40 तक और कोई इशू? अच्छा 50 तक कोई इशू, लेकिन एक काम कीजिए, क्वेश्चन नंबर 43 जो है एमसीक्यू नंबर 43 ये काट दीजिए, ये नहीं हमने करना। और आपने 10 घंटे इसी क्वेश्चन को समझने में लगा दिए होंगे, है ना? 40 जी 50 तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। नहीं नहीं पेंडिंग नहीं, इसको काट दें, 43 काट दीजिए जी। और की क्वेश्चन 41 सुनिए। डिस्पोजेबल इनकम इज द सेम एज पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम डिस्पोजेबल इनकम एक ही है, अब भी बड़ा है। क्या है पर्सनल इनकम? भैया आप बताइए, आप बताएं पर्सनल इनकम डिस्पोजेबल इनकम में क्या फर्क है? टैक्सेस, कौन से टैक्सेस? पर्सनल डायरेक्ट टैक्सेस। कह रहा सेम एज, नहीं पहले वाला गलत है। बी इनकम डेट इज यूज्ड ओनली फॉर कंजम्पशन, नहीं भैया सेविंग भी शामिल है। पर्सनल इनकम रिमेनिंग आफ्टर इनकम टैक्स, ये सही है। एक्सक्लूसिव ऑफ सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स आर वेलफेयर, नहीं ये इरेलीवेंट है। करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? सी। 50 तक और की क्वेश्चन, चलिए 48 पे आते हैं। When the national income is in equilibrium, an increase in investment causes the equilibrium to change. Which change of equivalent value would bring national income to its original equilibrium level? अब देखें, आपको पता है कि नेशनल इनकम यानी एग्रीगेट में C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, कोई एक चीज भी ऐड हो तो नेशनल इनकम चेंज हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड चेंज हो जाएगी। कह रहा है अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो क्या नेशनल इक्विलिब्रियम चेंज हो जाता है? नेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है याद है आपको? एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई। अगर एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो नेशनल इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा, क्या होगा? आउटपुट जीडीपी बढ़ जाएगी। कहता है कौन सा इक्विवेलेंट चेंज होगा कि ये वापस इक्विलिब्रियम पे आ जाए? सी इसका आंसर है ये कि सी जी या एक्स माइनस एम में से इक्विवेलेंट लेस हो जाए, चीजें डिक्रीज हो जाए। ऑप्शन दे रहा है हमें डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, बिल्कुल गवर्नमेंट स्पेंडिंग में इक्वल डिक्रीज, तो आई इक्वल अमाउंट से बढ़ा 1000 से, जी 1000 से लेस हुआ, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगी। तो करेक्ट ऑप्शन ए, लेकिन बाकी भी पढ़ लेते हैं। इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग तो इससे तो जीडीपी बढ़ेगी। डिक्रीज इन गवर्नमेंट टैक्सेस, गवर्नमेंट टैक्सेस इररेलेवेंट है क्योंकि हमारी इक्वेशन में टैक्सेस कहीं आते ही नहीं है एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट इंक्रीज होगी तो हमारा एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से जीडीपी फर्दर इंक्रीज होगी, वापस इक्विलिब्रियम पे नहीं आएगी। तो करेक्ट ऑप्शन हुई ए। 50 तक और कोई क्वेश्चन? 50 एन इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम, जब डिस्पोजेबल इनकम में इंक्रीज हो, लोगों की इनकम इंक्रीज हो तो क्या होगा? इंक्रीज डिमांड ऑफ इकोनॉमिक गुड्स, चीजों की डिमांड इंक्रीज होगी क्या? जब लोगों की इनकम इंक्रीज होगी डिमांड पे फर्क पड़ेगा कोई? बिल्कुल इंक्रीज होगी। रिड्यूस डिमांड ऑफ इकोनॉमिक गुड, गलत। रिड्यूस स्पेंडिंग, डिमांड इंक्रीज होगी जाहिर ज्यादा खर्च करेंगे, हैज नो इफेक्ट ऑन इकोनॉमी। तो याद रखें जब डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी, स्पेंडिंग इंक्रीज होगी। 50 तक तो करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या हुई? ए जी। 50 तक और की क्वेश्चन, चलें 51 से 60 तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, लेकिन पहले करेक्शन कर लें जो मैं करवा रहा हूं। 54 को काट दीजिए, 54 को बिल्कुल एक्सक्लूड कर दे, काट दे, और 52 के साथ लिख लें पेंडिंग। ये चैप्टर 11 में डिस्कस करेंगे।
इससे पहले भी कुछ क्वेश्चन है ना चैप्टर 6 के जो हमने पेंडिंग कर दिए हैं, वो सारे क्वेश्चन चैप्टर 11 में डिस्कस होंगे। ठीक है, चैप्टर 11 में डिस्कस होंगे। 52 मैंने कहा चैप्टर 11 में जाएगा, 54 को डिलीट कर देना है। भाई काट दीजिए जी। और कोई क्वेश्चन? 55 वही कैलकुलेशन आ गई। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दिस इज 135 वर्सेस लास्ट ईयर 125। इसका मतलब क्या हुआ? पिछले साल जिस चीज की प्राइस 125 थी, इस साल उसकी प्राइस 135 है। कहते हैं इन्फ्लेशन कितनी हुई इस साल? 10% कैसे है? 135 को डिवाइड 125 से करेंगे या सिंपल माइनस कर लेंगे? एक चीज की कीमत 125 से बढ़ के 135 हुई, उसमें 10% इंक्रीज हुआ। तो भाई मैथ में नहीं किया ये क्वेश्चन। करें कैलकुलेशन करें जरा। 8% कैसे कैलकुलेट किया? 135 डिवाइड बाय 125। अब वो कहेगा सर ये तो 108 आ रहा है, देखना। चलिए छोड़े भाई, इनको छोड़ दे जी। 60 तक कोई और क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं, बाकी सारे इजी हो गए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं? एक सारा उसी आ गया, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। कल के लिए सुन लीजिए, कल के लिए आपका एमसीक्यूज हैं। अच्छा सॉरी, कल तो है फ्राइडे, तो कल हमारा लेक्चर वैसे थोड़ा ड्यूरेशन कम होती है, और कल चीजें भी मैंने अहम करवानी है आपको, इसलिए कल एमसीक्यूज नहीं होंगे। परसों डिस्कस होंगे, और 61 से लेके 90 तक पूरे आपके एमसीक्यूज डिस्कस होंगे परसों, और 61 से लेके 90 तक पूरे। हाँ, इसमें नोट कर लीजिए कि आपने 69 एमसीक्यू नहीं करना, 69 डिलीट कर दें, 76 भी डिलीट कर दें। हाँ जी, और एक डिलीट कर दीजिए। 69, 76 और 82 ये आपने नहीं करने। और भाई नहीं आएंगे, मेरी जिम्मेदारी है, पेपर में आ गए तो जी। और वैसे भी ये आई कैप वाले नहीं है, आई कैप वाले तो हमने सारे कर दिए ना जी। चलिए बस कर लीजिए, अब वापस टॉपिक की तरफ चलते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 6 को कंक्लूड किया। चैप्टर 6 में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए जी। एडी इज इक्वल टू जीडीपी कहना थोड़ा सा गलत है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होने से जीडीपी इंक्रीज होती है। जो हम डायग्राम बनाते हैं उसमें एग्रीगेट डिमांड तो हमारा कर्व होता है, और जीडीपी एक्स एक्सिस पे हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड में और जीडीपी में फर्क है। हाँ, फैक्टर सेम है, लेकिन वो हम कैलकुलेशन में इसको सेम रखते हैं, कंसेप्चुअली फर्क है दोनों में जी। और कोई क्वेश्चन? केन्जियन अप्रोच में एग्रीगेट सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट, उससे क्या फर्क पड़ेगा? चलिए सुन लीजिए। इन्होंने कहा सर केन्जियन अप्रोच में चेंज इन इक्विलिब्रियम बता दीजिए एग्रीगेट सप्लाई। हमने लास्ट लेक्चर में एग्रीगेट डिमांड का तो शिफ्ट सीखा था, सप्लाई का नहीं सीखा। वो इसलिए मैंने नहीं करवाया था कि उससे फर्क कोई नहीं पड़ता। बहरहाल मैं बता देता हूं आपको। ये है जीडीपी, अटेंटिव हो जाइए जरा। जीडीपी या नेशनल आउटपुट, यहां पे है एवरेज प्राइस लेवल,
ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व, एग्रीगेट सप्लाई, ये एग्रीगेट डिमांड कर्व। इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा क्या हुआ? ई नॉट। एग्रीगेट डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था लास्ट लेक्चर में। कह रहे सर एग्रीगेट सप्लाई कर्व में राइटवर्ड शिफ्ट आए, वो इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा? देखिए केन्जियन अप्रोच के मुताबिक इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर एग्रीगेट सप्लाई कर्व इंक्रीज होता है वो क्या होगा? तो ये होगा एग्रीगेट सप्लाई में इंक्रीज। अब बताइए क्या एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज होने से इक्विलिब्रियम पे फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, इसी तरह अगर एग्रीगेट सप्लाई डिक्रीज हो जाए वो यहां पे आ जाएगा, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर इकोनॉमी स्पेयर कैपेसिटी पे है, इससे केन्स ने क्या नतीजा निकाला? अगर इकोनॉमी स्पेयर कैपेसिटी पे है तो एग्रीगेट सप्लाई के इंक्रीज डिक्रीज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर इकोनॉमी फुल कैपेसिटी पे है फिर एग्रीगेट सप्लाई से फर्क पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। जैसे अगर फर्ज कीजिए, वो भी दिखा दूं आपको स्पेयर कैपेसिटी। अगर फर्ज कीजिए ये है एग्रीगेट डिमांड, इकोनॉमी देखें फुल कैपेसिटी पे है, तो करंटली हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है ई नॉट। अब अगर फुल कैपेसिटी पे है, अब इंक्रीज करें एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई 1, अब देखिए इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज हुआ कि नहीं हुआ? अब हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट ये आ गया E1। ठीक है, यही केन्स ने कहा कि अगर इकोनॉमी में स्पेयर कैपेसिटी है तो एग्रीगेट डिमांड को आपको चेंज करना चाहिए, इंक्रीज डिक्रीज कर, इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए, एग्रीगेट सप्लाई को नहीं करना चाहिए। और अगर इकोनॉमी फुल कैपेसिटी पे है फिर आपने इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करने के लिए एग्रीगेट सप्लाई को चेंज करें। ये क्लियर हुआ भाई? ठीक है, ये केन्स का कंसेप्ट था। और कोई क्वेश्चन? कोई कंसेप्ट? चलिए आज हम फिर चैप्टर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। असल में अगर आप मेरे से पूछे सर हमारे तकरीबन आगे जितने भी टॉपिक्स हैं या कम से कम 4 बड़े टॉपिक, उनको एक लफ्ज में एक कंसेप्ट में समझा दे, आगे हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, स्कोप क्या है। सारे तो जाहिर है एक लाइन में नहीं समझा सकता मैं। हाँ जी, तो मैं कहूंगा कि हमने एग्रीगेट डिमांड के बारे में क्या पढ़ा? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G, C प्लस I प्लस G प्लस, यही क्वेश्चन पढ़ी हमने। अगले जो हमारे 4 बड़े चैप्टर्स हैं उनमें हम इन्हीं चारों कंपोनेंट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। एक चैप्टर में पढ़ेंगे कंजम्पशन क्या है, इसके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, किन चीजों की वजह से कंजम्पशन इंक्रीज या डिक्रीज। देखिए एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करती है, एग्रीगेट डिमांड इन चारों पे डिपेंड करती है। अब अगर हम सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमें यह देखना पड़ेगा कि फिर ये वाले डिटर्मिनेंट किन पे डिपेंड करते हैं। एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी को कंट्रोल करती है, इन्फ्लुएंस करती है, एग्रीगेट डिमांड इन पे बेस करती है। तो फिर अगर हम सब्जेक्ट को मजीद डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमें सीखना पड़ेगा कि ये जो 4 फैक्टर्स हैं ये किन चीजों पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, मजीद डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो अब जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक होंगे उनमें हम कंजम्पशन को डिटेल में स्टडी करेंगे, फर्दर एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट को डिटेल में एनालिसिस करेंगे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग का डिटेल में एनालिसिस करेंगे और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ठीक है, एक चैप्टर हमारा होगा जिसमें, बल्कि 2 चैप्टर्स होंगे, एक में हम टैक्स की बात कर रहे होंगे और एक में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात कर रहे होंगे। यहां पे तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है ना, लेकिन जब हम डिटेल में स्टडी करेंगे तो ये पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम ज्यादा होता है, एक बड़ा फैक्टर होता है टैक्स।
कि टैक्स कितना आया, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्स चूंकि इंटर रिलेटेड है, तो हमने एक टॉपिक में डिटेल में पढ़ना है टैक्स सिस्टम के बारे में, और एक में पढ़ेंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में। फिर एक टॉपिक आएगा जिसमें हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, और खास तौर पे जो इनका अकाउंट होता है जिसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं वो, और एक्सचेंज रेट भी आपको होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट और एक्सचेंज रेट ये इंटरलिंक्ड है। एक चैप्टर आएगा हमारा जो कि इस सेक्शन से रिलेट, एक होगा जो कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस टैक्सेस से रिलेट कर, ये डिस्कशन होनी है। ये समझ लीजिए आगे आपको जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने चीजें पढ़नी है उनकी समरी बता रहा हूं, सिलेबस बता रहा हूं। एक हमने एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इस सेक्शन से रिलेटेड पढ़ना है, वो क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट प्लस एक्सचेंज रेट, क्योंकि ये दोनों इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लिंक करते हैं। प्लस कुछ छोटे मोटे टॉपिक होंगे कि इंपोर्ट को कैसे कम करना चाहिए, एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाना चाहिए, ठीक है, वो छोटे मोटे। ये मेन इन्वेस्टमेंट में और कंजम्पशन में हम ये पढ़ेंगे इनके ये किन चीजों पे डिपेंड करते हैं, इनको बढ़ाना हो तो किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट कितनी किस्म की है, कैसे इंक्रीज हो सकती है, कंजम्पशन जो है ये कितनी किस्म की है, कैसे इंक्रीज हो सकती है, ये कंसेप्ट हम पढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी टॉपिक है एक पूरा कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करनी है, डिटर्मिनेंट्स क्या है इन्वेस्टमेंट के, और इसको इंक्रीज कैसे किया जा सकता है, टाइप्स क्या है, डिटर्मिनेंट्स टाइप्स भी प्लस डिटर्मिनेंट्स भी, इसी तरह कंजम्पशन की भी टाइप्स भी प्लस डिटर्मिनेंट्स भी। तो आज जो हम चैप्टर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा रिलेट करता है कंजम्पशन से और इन्वेस्टमेंट से। इसमें सारे कंसेप्ट्स नहीं पढ़ेंगे इस चैप्टर में, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट के कुछ कंसेप्ट नेक्स्ट चैप्टर में भी है, ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में हमारी जो बेसिक डिस्कशन हो कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट में होगी, नेक्स्ट चैप्टर में भी हम इन्हीं कंसेप्ट्स के बारे में कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग और फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तरफ से आएंगे। कुछ समझ आया? अच्छा, अब इस चैप्टर का टाइटल पढ़िए जरा, क्या है चैप्टर 7 का? कंजम्पशन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अच्छा, कंजम्पशन तो समझ में आता है, हमें पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि ये एक डिमांड का कंपोनेंट है। इन्वेस्टमेंट के बारे में भी समझ आती है, पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? कंपोनेंट है। सेविंग के बारे में क्यों पढ़ना है? क्योंकि कंजम्पशन हमारी इनकम का वो हिस्सा जो हम कंज्यूम नहीं करते वो सेविंग कंजम्पशन से भी लिंक करती है, इन्वेस्टमेंट से भी लिंक करती है। कंजम्पशन से कैसे लिंक करती है? इनकम का वो हिस्सा जो कंज्यूम नहीं करते सेविंग होता है। इन्वेस्टमेंट से कैसे लिंक करते हैं कि जो हाउस होल्ड सेव करते हैं, बैंक में जमा करवाते हैं, वही इन्वेस्टमेंट बनता है। फिर कैपिटल फॉर्मेशन में पढ़ा था ना, इसीलिए मेजर डिस्कशन हमारी कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट पे होगी, लेकिन दरमियान में कुछ छोटी सी डिस्कशन सेविंग पे भी करेंगे हम। क्लियर हो गया? आज का कंसेप्ट बहुत ही बेसिक है। क्या कंजम्पशन क्या है, इसको डिफाइन करना है, और इसके डिटर्मिनेंट्स क्या है। कंजम्पशन की डेफिनेशन तो आप शायद एक एमसीक्यू में भी पढ़ चुके हैं अभी, कि कंजम्पशन क्या है? पार्ट ऑफ इनकम, हमारी पर्सनल इनकम का वो हिस्सा या डिस्पोजेबल इनकम का वो हिस्सा। कंजम्पशन क्या है? हमारी डिस्पोजेबल इनकम का वो हिस्सा विच इज स्पेंट बाय हाउस होल्ड, जो हाउस होल्ड खर्च करते हैं। किस पे? प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए इकोनॉमी की, या चीजों को कंज्यूम करने के लिए? चीजों को कंज्यूम करने के लिए। परचेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए। कंज्यूमर गुड्स में इन्वेस्टमेंट गुड्स में फर्क पता है ना आपको? इन्वेस्टमेंट गुड्स ऐसी गुड्स होती हैं जो दूसरी चीजों को प्रोड्यूस करने में काम आती हैं। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होती हैं जो हम खुद, जो कंज्यूमर हाउस होल्ड कंज्यूम करते हैं। कंजम्पशन समझ आई? पार्ट ऑफ डिस्पोजेबल इनकम विच इज स्पेंट बाय हाउस होल्ड। अगर मैं आपसे कहूं, समझाया कंजम्पशन है, सेविंग अभी नहीं समझाया, मैं आपसे कहूं सेविंग को डिफाइन करें, कैसे करेंगे? पार्ट ऑफ डिस्पोजेबल इनकम विच इज नॉट स्पेंट बाय हाउस होल्ड, वो सेविंग है। तो ये बात समझ आए? फिर कहता है कंजम्पशन के डिटर्मिनेंट्स बताओ। कंजम्पशन के डिटर्मिनेंट, कंजम्पशन के डिटर्मिनेंट से क्या मुराद है? वो फैक्टर्स जो कंजम्पशन को इफेक्ट करते हैं, जिनकी वजह से कंजम्पशन इंक्रीज या डिक्रीज होती है, चेंज होती है।
कौन से फैक्टर्स हैं? पहला, ये इजी है, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे समझ आती जाएगी, आपका काम सिर्फ इन हेडिंग को याद करना है, इससे आगे डिटेल आपने खुद बनानी है अपनी कॉमन सेंस, अपने कंसेप्ट की मदद से। डिस्पोजेबल इनकम, बताइए क्या कंसेप्ट होगा? डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हो, कंजम्पशन इंक्रीज होगी डिक्रीज? इंक्रीज होगी। डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज तो कंजम्पशन इंक्रीज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, अच्छा इनकम और वेल्थ में क्या फर्क है? इनकम वो जो हम मंथली बेसिस पे अर्न करते हैं, वेल्थ वो जो हम पिछले कई सालों से एक्यूमुलेट कर चुके हैं, एक्यूमुलेटेड सेविंग एक तरह से कह सकते हैं, वो वेल्थ है हमारे। ठीक है, वन बिल्कुल। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अगर इक्वल हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इक्वल हो तो कंजम्पशन बढ़ेगी। अगर डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ अनइक्वल है, कंजम्पशन कम होगी। छोटी सी एग्जांपल से बात समझते हैं। फर्ज कीजिए क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं और हर स्टूडेंट को पहली ऑप्शन, कंसेप्ट समझाने के लिए कह रहा हूं, 100 रुपीज है पूरी इकोनॉमी की वेल्थ। पहली हर एक के पास एक एक रुपया। दूसरी ऑप्शन, हर एक के पास एक एक पैसा है, 99 स्टूडेंट के पास एक एक पैसा है, 100वें स्टूडेंट के पास 99 रुपये और एक पैसा है। पहली ऑप्शन क्या थी? हर एक के पास एक एक रुपया हो। दूसरी ऑप्शन क्या है? हर एक के पास एक एक पैसा और एक स्टूडेंट के पास 99 रुपये एक पैसा। बताइए किस सिचुएशन में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है? पहले वाले, जब एक एक रुपये। बताइए कैंटीन में जाके किस सिचुएशन में एक्सपेंसेस ज्यादा और कंजम्पशन ज्यादा होगी? जब सबके पास एक एक रुपया होगा, क्योंकि हर एक एक रुपया सारा ना से ही 70-75 पैसे तो खर्च करेगा हर स्टूडेंट। लेकिन अगर हर एक के पास इनकम ही एक एक पैसा है तो वो ज्यादा ज्यादा एक पैसा खर्च करेगा। और जो 100वां स्टूडेंट है जिसके पास 99 रुपये, क्या वो 75 रुपये खर्च करेगा? वो नहीं, वो इतना तो खर्च कर ही नहीं सकते, जरूरत ही नहीं है। वो ज्यादा ज्यादा 1-2 रुपये खर्च करेगा। इसलिए इकोनॉमिस्ट हमेशा ये कहते हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना इकोनॉमी के लिए अच्छा है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ से कंजम्पशन इंक्रीज होती है। तो जरा मुझे सोच के बताइए, हमने कंपैरिजन पढ़ा था एक वक्त में चैप्टर 1 का इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम का कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से। दोनों फेवर करते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को, लेकिन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कम होती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में या हमारी जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं अदर देन इस्लामिक सिस्टम, उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कैसे की जाती है? मैकेनिज्म क्या होता है? टैक्सेस के जरिए से अमीर लोगों से टैक्स लिया जाता है, गरीब लोगों को दिया जाता है। और इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कैसे? ज़कात एंड सदका। शाबाश। तो ये कंसेप्ट समझ आया? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इक्वल होगी तो कंजम्पशन बढ़ेगी। एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस चेंजेस, अगर आपको पता चले, ये इस कंसेप्ट को पढ़ते पढ़ते आपको डिमांड के डिटरमिनेंट शाबाश याद आएंगे। एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस चेंज, आज को पता चले पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज होने वाली है, आज की डिमांड या कंजम्पशन क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइसेस इंक्रीज होंगी फ्यूचर में, कंजम्पशन बढ़ जाएगी। और अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइसेस डिक्रीज होंगी, कंजम्पशन, क्योंकि लोग कहेंगे अच्छा जब प्राइसेस डिक्रीज होंगी तभी खर्च कर लेंगे। चेंज इन इंटरेस्ट रेट, ये बताइए मेरे भाई, कंसेप्ट समझ आ रहा है तो आप एक्सप्लेन कीजिए। चेंज इन इंटरेस्ट रेट का कंजम्पशन में क्या फर्क है? अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंटरेस्ट रेट कम कर दे, मैं कंजम्पशन के ऊपर इफेक्ट पूछ रहा हूं, या इसको ऐसे लेते हैं, फर्ज कीजिए गाड़ियां लीज पे लेनी है बैंक से और बैंक ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, तो कंजम्पशन क्या होगी? और अगर बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे, कंजम्पशन कम होगी। ठीक है, क्योंकि असल में लोग बैंक से उधार लेके भी चीजें खरीदते हैं। अगर बैंक का इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो लोग उधार लेके चीजें नहीं खरीदेंगे, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो फिर उधार लेके चीजें खरीदेंगे। तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा होने से कंजम्पशन, इंटरेस्ट रेट ज्यादा, कंजम्पशन क्या होती है? खुदा का खौफ कर रही है। कहीं और थे तो चुप करके उधर पहुंचे रहे ना, इस सवाल का जवाब तो ना दे, पहुंचे कहीं और है, जवाब इधर दे रहे हैं।
अच्छा अच्छा उन्होंने इधर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा, कंजम्पशन क्या होगी? कंजम्पशन डिक्रीज हो जाएगी। इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा तो कंजम्पशन बढ़ जाएगी। चेंज इन टैक्स रेट, टैक्स रेट का भी इफेक्ट तकरीबन वही है जो इंटरेस्ट रेट का है। टैक्स रेट बढ़ेगा, अगर मेरी जो इनकम है उस पर ज्यादा टैक्स लग जाए, मेरी डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, मेरी डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो मेरे पास खर्च करने के लिए पैसे भी कम होंगे, हमारा कंजम्पशन कम हो जाएगी। टैक्स रेट इंक्रीज होगा, कंजम्पशन कम हो जाएगी। और अगर टैक्स रेट डिक्रीज होगा, कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगी। क्रेडिट अवेलेबिलिटी, उधार की सहूलत मौजूद है तो उधार की क्रेडिट अवेलेबिलिटी मौजूद है, कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगी। अगर क्रेडिट अवेलेबिलिटी मौजूद नहीं है, अच्छा अब ये अहम कंसेप्ट, मनी सप्लाई। सप्लाई ऑफ मनी से मुराद क्या है? मुल्क में जो करेंसी नोट्स हैं सर्कुलेशन में, ये कितने हैं? गवर्नमेंट जब नए नोट छापती है मार्केट में, नए करेंसी नोट्स, तो हम कहते हैं मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई। इकोनॉमी में पाकिस्तान में जितने करेंसी नोट सर्कुलेट हो रहे हैं, अगर इनकी तादाद बढ़ जाए, हम कहेंगे मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई। और अगर गवर्नमेंट नए नोट ना छापे, पुराने नोटों को कैंसिल करना शुरू कर दे, तो सप्लाई ऑफ मनी। मुझे जरा सोच के बताइए, जब 5,000 का नोट छपा, पहले नहीं होता था 5,000 का, 5,000 का नोट छपने से मुल्क में सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई? इंक्रीज हुई। और अगर गवर्नमेंट आज कैंसिल कर दे 5,000 का नोट, सप्लाई ऑफ मनी डिक्रीज। इस तरह हर ईद पे जब गवर्नमेंट नए नोट छापती है, सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज होती है डिक्रीज? इंक्रीज होती है, बढ़ती है। सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज होने से लोगों के पास ज्यादा पैसे अवेलेबल होते हैं खर्च करने, कंजम्पशन पे क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज हो जाती है। और सप्लाई ऑफ मनी डिक्रीज होने से डिक्रीज। ये कंसेप्ट देखने में सिंपल है, लेकिन आगे चल के एक लॉ बनेगा ये, कि सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज होने से कंजम्पशन इंक्रीज होती है, और सप्लाई ऑफ मनी डिक्रीज होने से कंजम्पशन डिक्रीज होते हैं। और ये भी एक लॉ बनेगा। ये दोनों कंसेप्ट सिंपल है, जैसे लॉ ऑफ डिमांड था वो भी सिंपल, पहला और आखिरी। डिटर्मिनेंट्स क्लियर हुए कंजम्पशन के आपको? जी, तो जरा मुझे बताइए, डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हुई, कंजम्पशन में क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज। डिस्पोजेबल इनकम, अच्छा अब इंक्रीज डिक्रीज ने हम कम ज्यादा करेंगे ताकि क्लियर, वरना इंक्रीज डिक्रीज मिक्स हो जाता है। डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा हुई, कंजम्पशन ज्यादा। डिस्पोजेबल इनकम कम हुई तो कंजम्पशन भी कम हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इक्वल है, कंजम्पशन ज्यादा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अनइक्वल है, एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर में प्राइसेस डिक्रीज होंगी, कम। एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर में प्राइसेस इंक्रीज होंगी। सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंटरेस्ट रेट 1% से बढ़ा दिया, और अगर 2% से कम कर दिया। गवर्नमेंट ने टैक्स रेट 10 की बजाय 12% कर दिया, और 10 की बजाय 7% कर दिया, ज्यादा हो जाएगी। क्रेडिट अवेलेबिलिटी ज्यादा है, फेवरेबल टर्म्स में क्रेडिट अवेलेबल है, कंजम्पशन ज्यादा होगी। सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज, सप्लाई ऑफ मनी कम हो गई, कंजम्पशन भी कम हो गई। क्लियर हो गया ये? अच्छा, आपको केन्स का एक असूल ना बता दूं, कल के लेक्चर की बेसिक्स है। तीन स्टेटमेंट देने लगा हूं, तीनों इंटर रिलेटेड है। जिसको समझ आ गया उसको केन्स का लॉ समझ आ गया। इसे कहते हैं केन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। क्या कहते हैं? केन्स साइकोलॉजिकल लॉ, या सिंपल लॉ ऑफ कंजम्पशन भी कहते हैं, केन्स का लॉ ऑफ कंजम्पशन। असल में केन्स जो था उसने रिसर्च की कंजम्पशन के ऊपर, कि ये डिटर्मिनेंट्स तो हैं कंजम्पशन के, लेकिन उसने कहा मैं देखता हूं लोगों का बिहेवियर कैसा होता है। कंजम्पशन बिहेवियर के ऊपर लोगों ने स्टडी करने की कोशिश की केन्स ने,
केन्स ने क्या स्टडी करने की कोशिश की? लोगों के कंजम्पशन बिहेवियर के ऊपर, कि लोग कब कंजम्पशन ज्यादा करते हैं, कब कम करते हैं। उससे 3 हैरत अंगेज अजीब बातें पता चली। 3, इनको नाम देते हैं लॉ ऑफ कंजम्पशन का। पहले बात, जब लोगों की इनकम इंक्रीज होती है उनकी कंजम्पशन भी इंक्रीज होती है। नहीं, ये बात अजीब नहीं लगी आपको? चलो दूसरी बात अजीब लगेगी फिर। पहली बात क्या है? जब लोगों की इनकम इंक्रीज होती है कंजम्पशन ज्यादा होती है। दूसरी बात, लेकिन जितनी इनकम बढ़ती है उतनी कंजम्पशन नहीं बढ़ती। क्यों? कुछ ना कुछ। हाँ, पहले क्या बताया उसने? इनकम इंक्रीज होगी, कंजम्पशन बढ़ेगी। दूसरी बात क्या बताई? इंक्रीज इन कंजम्पशन इज नॉट इज इक्वल टू इंक्रीज इन इनकम। तीसरी, इनकम का वो हिस्सा जो कंज्यूम नहीं किया जाता वो सेव किया जाता है। नहीं समझ आई बात की? फिर सुने, 3 बातें बताई उसने। पहली बात, इनकम इंक्रीज होगी, कंजम्पशन इंक्रीज होगी। दूसरी बात, लेकिन कंजम्पशन उतनी इंक्रीज नहीं होगी जितनी इनकम है। क्यों? क्योंकि लोग सारी की सारी इनकम कंज्यूम नहीं करते, कुछ ना कुछ सेव भी करते हैं। व्हाट इज नॉट कंज्यूम्ड इज सेव्ड। नहीं, फिर से केन्स का साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। पहला क्या? इनकम इंक्रीज होगी, कंजम्पशन इंक्रीज होगी, लेकिन इंक्रीज इन कंजम्पशन इंक्रीज इन इनकम के इक्वल, क्योंकि लोग सारी चीजें कंज्यूम नहीं करते। व्हाट इज नॉट कंज्यूम्ड इज सेव्ड। ठीक है, चलिए इसके ऊपर कल इंशाल्लाह देखें। ये इतना आसान लॉ नहीं है, उसने आगे रिसर्च करके बताया। हमें अभी समझ नहीं आएगा ना समझ, जब तक के डायग्राम नहीं आएगी। शाबाश। तो कल के लेक्चर में इंशाल्लाह डायग्राम के साथ इसको डिस्कस करते हैं।